भैरव तंत्र में ओशो 14वीं विधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दूसरे सूत्र मतलब कि क्योंकि पहला सूत्र के रूप में हमने देख ली थी 13वीं विधि और अब थी हमारी 14वीं विधि की चर्चा। तो वो बोलते हैं दूसरे सूत्र में भी वही क्रिया विधि है, वही वैज्ञानिक आधार, वही कार्य प्रणाली है। अपनी पूरी एकाग्रता को अपनी रीढ़ की हड्डी के केंद्र में स्थित कमल के धागे के समान कोमल नस पर केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका रूपांतरण होगा। इस ध्यान विधि के लिए आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी कल्पना करनी होगी। शरीर की संरचना के बारे में किसी शरीर विज्ञान की पुस्तक में पढ़ना या किसी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में जाकर शरीर की संरचना देखना अच्छा रहेगा। फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी की कल्पना करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा और तनकर रखें, इसकी कल्पना करें, इसे देखें और ठीक इसके मध्य में अपनी रीढ़ की हड्डी के केंद्र में चल रही कमल के धागे के समान कोमल नस की कल्पना करें। ऐसा करने से आपका रूपांतरण होगा। अगर संभव है तो रीढ़ की हड्डी पर ध्यान केंद्रित करें और फिर उसके बीचों बीच मौजूद एक धागे जैसी सूक्ष्म नस पर जो कमल के धागे की तरह उसमें से गुजरती है उस पर ध्यान केंद्रित करें और यही एकाग्रता आपके केंद्र में ले जाएगी। क्यों? रीढ़ की हड्डी आपके पूरे शरीर की संरचना का आधार है। सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। वास्तव में आपका मस्तिष्क आपकी रीढ़ की हड्डी का ही एक स्तंभ है। शरीर विज्ञानियों का कहना है कि यह रीढ़ की हड्डी का ही एक विस्तार है। आपका मस्तिष्क वास्तव में आपकी रीढ़ की हड्डी आपके शरीर की संरचना का आधार है। सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। वास्तव में आपका मस्तिष्क आपकी रीढ़ की हड्डी का ही एक स्तंभ है। शरीर विज्ञानियों का कहना है कि यह रीढ़ की हड्डी का ही विस्तार है। आपका मस्तिष्क वास्तव में आपकी रीढ़ की हड्डी का विस्तार है। आपकी रीढ़ की हड्डी आपके पूरे शरीर से जुड़ी हुई है। सब कुछ इससे जुड़ा है, इसलिए इसे रीढ़ की हड्डी आधार कहा जाता है। इस रीढ़ की हड्डी में वास्तव में एक धागे जैसी चीज़ है, लेकिन शरीर विज्ञान इसके बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि यह भौतिक नहीं है। इस रीढ़ की हड्डी में ठीक बीच में एक चांदी की डोरी है, एक बहुत ही सूक्ष्म नस। यह वास्तव में शारीरिक अर्थों में नस नहीं है। आप इसे ऑपरेशन करके नहीं ढूंढ सकते, यह वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन गहन ध्यान में यह दिखाई देती है। यह वहाँ है, यह अभौतिक है, यह ऊर्जा है, पदार्थ नहीं। और सच में आपकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद वह ऊर्जा की धारा ही आपका जीवन है। उसी के द्वारा आप आदर्श अस्तित्व से जुड़े हैं और उसी के द्वारा दृश्य अस्तित्व से भी। वही आदर्श और दृश्य के बीच का सेतु है। उसी धागे के द्वारा आप शरीर से जुड़े हैं और उसी धागे के द्वारा आप अपनी आत्मा से जुड़े हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी की कल्पना करें। शुरुआत में आपको बहुत अजीब लगेगा, आप उसे देख तो पाएंगे लेकिन कल्पना के रूप में। और अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो यह केवल आपकी कल्पना नहीं रहेगी, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को देख पाएंगे। मैं एक साधक के साथ इस तकनीक पर काम कर रहा था। मैंने उसे शरीर की संरचना का एक चित्र दिया ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके और यह महसूस कर सके कि रीढ़ की हड्डी को भीतर से कैसे देखा जा सकता है। फिर उसने शुरू किया। एक हफ्ते के भीतर वह आया और बोला, यह बहुत अजीब है। मैंने आपके द्वारा दिए गए चित्र को देखने की कोशिश की, लेकिन कई बार वह चित्र गायब हो गया और मुझे एक अलग रीढ़ की हड्डी दिखाई दी। यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आपने मुझे चित्र दिया था। तो मैंने उससे कहा, अब तुम सही रास्ते पे हो। उस तस्वीर को पूरी तरह भूल जाओ और उस रीढ़ की हड्डी को देखो जो अब दिखाई दे रही है। मनुष्य अपने शरीर की संरचना को भीतर से देख सकता है। हमने ऐसा करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि यह बहुत ही डरावना और घृणित है। क्योंकि जब आप अपनी हड्डियाँ, रक्त, नसें देखते हैं तो आप डर जाते हैं। इसलिए वास्तव में हमने अपने मन को भीतर देखने से पूरी तरह रोक रखा है। हम शरीर को बाहर से देख सकते हैं, मानो कोई और शरीर को देख रहा हो।
वह ठीक वैसा ही है जैसे आप इस कमरे के बाहर जाकर इसे देख सकते हैं, तब वह बाहरी दीवार को जान पाते हैं आप। अंदर आके घर को देखें, तब आप भीतरी दीवारों को देख सकते हैं। आप अपने शरीर को बाहर से ऐसे देखते हैं जैसे कोई और आपके शरीर को देख रहा है। आपने अपने शरीर को भीतर से नहीं देखा। हम ऐसा करने में सक्षम हैं, लेकिन उस डर के कारण यह एक अजीब सी बात बन गई है। भारतीय ग्रंथों में शरीर के बारे में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो नए वैज्ञानिक शोधों से बिल्कुल सही साबित हुई हैं, और विज्ञान इसे समझ नहीं पा रहा। भला उन्हें कैसे पता चला? शल्य चिकित्सा और मानव शरीर की आंतरिक भागों का ज्ञान तो हाल ही में विकसित हुआ है। उन्हें सभी नसों, सभी केंद्रों, सभी आंतरिक संरचनाओं के बारे में कैसे पता चला? उन्हें नवीनतम खोजों की भी जानकारी थी। उन्होंने उन पर चर्चा की, उन पर काम किया। योग हमेशा से शरीर की सभी मूलभूत महत्वपूर्ण बातों से अवगत रहा है, लेकिन वे शरीर का विच्छेदन नहीं करते थे। तो उन्हें कैसे पता चला? वास्तव में अपने शरीर को देखने का एक और तरीका है, भीतर से। यदि आप भीतर ध्यान केंद्रित कर सकें तो अचानक आप अपने शरीर की आंतरिक परत को देखने लगेंगे। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो शरीर केंद्रित हैं। यदि आप स्वयं को भौतिकवादी मानते हैं, यदि आप स्वयं को केवल शरीर समझते हैं, तो यह तकनीक आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। यदि आप स्वयं को शरीर मानते हैं, यदि आप चार्वाक या मार्क्स के अनुयायी हैं, यदि आप मानते हैं कि मनुष्य केवल शरीर है, तो यह तकनीक आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। फिर मनुष्य की अस्थि संरचना को देखें। प्राचीन तंत्र और योग पद्धतियों में कई हड्डियों का उपयोग किया जाता है। आज भी तांत्रिकों के पास अक्सर कुछ हड्डियाँ, जैसे कि मनुष्य की खोपड़ी, पाई जाती है। वास्तव में यह आंतरिक एकाग्रता में सहायक होता है। पहले वह उस खोपड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी खोपड़ी की कल्पना करने का प्रयास करते हैं। वह भीतर से बाहरी खोपड़ी को देखने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे वह अपनी खोपड़ी को महसूस करने लगते हैं। उनकी चेतना केंद्रित होने लगती है। वह बाहरी खोपड़ी, उस पर एकाग्रता और कल्पना केवल सहायक है। एक बार जब भीतर केंद्रित हो जाते हैं आप, तो आप अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक जा सकते हैं। आप भीतर जा सकते हैं और यह एक विशाल ब्रह्मांड है। आपका छोटा सा शरीर एक विशाल ब्रह्मांड है। यह सूत्र रीढ़ की हड्डी का उपयोग करता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के भीतर जीवन का सूत्र होता है। यही कारण है कि सीधी रीढ़ की हड्डी पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि यदि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है तो आप आंतरिक सूत्रों को देखने में सक्षम नहीं होंगे। यह बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है। यह एक ऊर्जा का प्रवाह है। इसलिए यदि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, तभी उस सूक्ष्म ऊर्जा की झलक मिल सकती है। लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। हिंदू धर्म में बचपन से ही सभी की रीढ़ की हड्डी सीधी करने का प्रयास किया जाता है। उनके बैठने, सोने, चलने के तरीके मूलतः सीधी रीढ़ की हड्डी पर आधारित हैं। यदि रीढ़ की हड्डी सीधी ना हो तो आंतरिक सार को देखना बहुत मुश्किल है। यह सूक्ष्म है और वास्तव में यह भौतिक नहीं है, यह अभौतिक है। यह एक शक्ति है। जब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, तब वह सूक्ष्म ऊर्जा आसानी से दिखाई देती है। इस प्रकार रूपांतरित हो जाओ। जब तुम इस सूत्र को महसूस कर सको, इस पर ध्यान केंद्रित कर सको और इसे जान सको, तो तुम एक नए प्रकाश से भर जाओगे। यह प्रकाश तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से आएगा। यह तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। यह तुम्हारे शरीर से परे भी जा सकता है। जब यह परे जाता है तो आभाएं दिखाई देती हैं। हर किसी की आभाएं होती हैं, लेकिन आम तौर पर तुम्हारी आभाएं केवल छाया होती हैं, जिनमें कोई प्रकाश नहीं होता। बस तुम्हारे चारों ओर गहरी छायाएं होती हैं और ये आभाएं तुम्हारे हर भाव को दर्शाती हैं। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी आभाएं मानो रक्त से भरी हुई हो जाती हैं। वे लाल क्रोधित भाव से भर जाती हैं। जब तुम दुखी, उदास, निराश होते हो तो तुम्हारी आभाएं गहरे धागों से भर जाती हैं, मानो तुम मृत्यु के निकट हो। सब कुछ मृत भारी हो जाता है। जब इस रीढ़ की हड्डी के सूत्र को जान लिया जाता है तो तुम्हारी आभाएं प्रबुद्ध हो जाती हैं। इसलिए
बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ईसा मसीह को केवल सजावट के रूप में आभाओं से चित्रित नहीं किया गया है, वे आभाएं वास्तविक होती हैं। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है, भीतर से ही आप प्रबुद्ध हो जाते हैं, आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर जाता है, फिर यह प्रकाश ब्रह्मा में समा जाता है। इसलिए वास्तव में बुद्ध के लिए या किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं कि वह क्या है, आभा ही सब कुछ प्रकट कर देती है। और जब कोई प्रबुद्ध हो जाता है तो गुरु को इसका ज्ञान होता है, क्योंकि आभा ही सब कुछ है, सब कुछ प्रकट कर देती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हुई नेग एक चीनी गुरु थे, अपने गुरु के अधीन काम कर रहे थे। जब हुई नेंग अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। वह समझ नहीं पाए। हुई नेंग ने सोचा कि वह अभी स्वीकार किए जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गुरु कुछ और ही कह रहे थे। वह उनकी बढ़ती हुई आभा को देख रहे थे। वह कह रहे थे, भले ही तुम मेरे पास ना आओ, यह घटना कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो घटित होगी। तुम पहले से ही उसमें समा चुके हो, इसलिए मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हुई नेंग ने कहा, मुझे अस्वीकार मत कीजिए। इसलिए गुरु ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें मठ के ठीक पीछे मठ की रसोई में जाने के लिए कहा। यह 500 भिक्षुओं का एक विशाल मठ था। गुरु ने हुई नेंग से कहा, मठ के पीछे जाकर रसोई में मदद करो और मेरे पास दोबारा मत आना। जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। हुई नेंग को ना तो ध्यान दिया गया, ना ही पढ़ने, अध्ययन करने या ध्यान करने के लिए शास्त्र दिए गए। उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया गया, बस रसोई में डाल दिया गया। पूरा मठ काम में लगा हुआ था। वहाँ पंडित, विद्वान, ध्यान करने वाले और योगी थे और पूरा मठ चहल पहल से भरा हुआ था। हर कोई काम कर रहा था और यह हुई नेंग बस चावल साफ करने और रसोई का काम कर रहा था। 12 साल बीत गए। हुई नेंग के पास दोबारा नहीं गया। हुई नेंग गुरु के पास दोबारा नहीं गया क्योंकि इसकी अनुमति नहीं थी। वह इंतज़ार करता रहा, बस इंतज़ार करता रहा। उसे बस एक सेवक की तरह रखा गया था। विद्वान आते, ध्यान करने वाले आते और कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। और मठ में बड़े बड़े विद्वान भी थे। तब गुरु ने घोषणा की कि उनकी मृत्यु निकट है और अब वे अपने स्थान पर किसी को नियुक्त करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जो स्वयं को प्रबुद्ध समझते हैं वे 4 पंक्तियों की एक छोटी कविता लिखें। उन 4 पंक्तियों में आपको यह सब लिखना चाहिए जो आपने अर्जित किया। और यदि मैं किसी कविता को स्वीकार कर लूं और देखूं कि पंक्ति ज्ञान प्राप्ति को दर्शाती है तो मैं किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। मठ में एक महान विद्वान थे और किसी ने भी कविता लिखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि वही जीतेंगे। वे शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने 4 पंक्तियाँ लिखीं। वे 4 पंक्तियाँ कुछ इस तरह से थीं। उनका अर्थ कुछ इस प्रकार का था, मन दर्पण के समान है और उस पर धूल जम जाती है। धूल साफ करो और तुम प्रबुद्ध हो जाओगे। लेकिन यह महान विद्वान भी भयभीत थे, क्योंकि गुरु को पता चल जाएगा। वे पहले से ही जानते हैं कि कौन प्रबुद्ध है और कौन नहीं। यदि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह सुंदर है, यह सभी शास्त्रों का सार है, मन दर्पण के समान है और उस पर धूल जम जाती है। धूल हटाओ और तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही समस्त वेदों का सार है। पर वह इतना ही जानता था, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए वह भयभीत था। वह सीधे गुरु के पास नहीं गया, बल्कि रात में अपने गुरु की कुटिया में गया और बिना हस्ताक्षर किए दीवार पर 4 पंक्तियाँ लिख डाली। इस तरह यदि गुरु ने स्वीकृति दी और कहा ठीक है, यह सही है, तो वह कहेगा मैंने इन्हें लिखा है। यदि उन्होंने कहा नहीं, ये पंक्तियाँ किसने लिखी, तो वह चुपचाप उसने सोचा, लेकिन गुरु ने स्वीकृति दे दी। सुबह गुरु ने कहा ठीक है। वे हंसे और बोले,
ठीक है, जिसने भी इसे लिखा है वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति है। तो पूरे मठ में इसकी चर्चा होने लगी। हर कोई जानता था कि किसने लिखा है। वे चर्चा कर रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे और पंक्तियाँ सुंदर थीं। सुंदर पंक्तियाँ थीं, सचमुच सुंदर थीं। फिर कुछ भिक्षुक रसोई में आए। वे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे और हुई नेंग ने चाय परोस रहा था। उसने जो कुछ हुआ